नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो, पिछली क्लास में हमने देखा था कि टेबल्स के बारे में देखा था कि डीडीसी में कितनी टेबल है, 7 टेबल हैं। ठीक है, तो पहली टेबल का नाम था स्टैंडर्ड सब डिवीजन, दूसरी का नाम था एरिया टेबल, तीसरी का नाम था साहित्य के उपविभाजन, चौथी टेबल का नाम था भाषा के उपविभाजन और पांचवी टेबल का नाम था रेशियल, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप और छठवीं टेबल का नाम था लैंग्वेज और सातवीं टेबल का नाम था पर्सन। फिर हमने इनको 2 भागों में बांटा था, मतलब कि ऐसी टेबल्स जिनका प्रयोग सभी के साथ किया जा सकता है और ऐसी टेबल्स जिनका प्रयोग मतलब विशेष निर्देशानुसार होता है सभी के साथ वाली में। एक तो टेबल संख्या फर्स्ट और एक होती है टेबल संख्या 2। तो फर्स्ट में स्टैंडर्ड सब डिवीजन आते हैं और सेकंड में एरिया टेबल है। देखो, एरिया टेबल क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर की एरिया टेबल है, तो एरिया टेबल का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से संस्करण में किया गया था? तो एरिया टेबल का प्रयोग किया गया था 17वें एडिशन में। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको कि एरिया टेबल का प्रयोग कौन से संस्करण में किया गया था? 17वें संस्करण में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सब डिवीजन की जो है ये मैं लेकर के आया हूँ, क्योंकि कुछ जो भी एनवीएस की और जो केवीएस की एग्जामिनेशंस होती हैं या मतलब कि नवोदय विद्यालय की एग्जाम, मतलब कि वो आयुर्वेद संस्थान की एग्जाम होती है, तो इनमें क्या है कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो अगर उनमें पुटअप हो रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि हमारे थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का एग्जाम उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सब डिवीजन लेकर आया हूँ। 15-20 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, इनको आप आसानी से देखो। 01, देखो संख्या, वहाँ पे क्वेश्चन बताऊँ कैसे होगा। फिलोसॉफी एंड थ्योरी के लिए कौन सा स्टैंडर्ड सब डिवीजन यूज होता है? फिर वहाँ पर ऑप्शन होंगे 01, 016, 012, 013, ऐसे करके ऑप्शन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में बता दूँ। जैसे फिलोसॉफी एंड थ्योरी के लिए कौन सा स्टैंडर्ड सब डिवीजन होगा? 01। देखो, ये याद रखना है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं। 01 के लिए फिलोसॉफी एंड थ्योरी। ठीक है, फिर आता है, देखो स्टैंडर्ड सब डिवीजन बीच में बहुत सारे हैं। स्टैंडर्ड सब डिवीजन की संख्या वर्तमान में 200 के ऊपर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की लिस्ट है। एक अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं के अंदर से आएगा, इनके बाहर से नहीं आएगा। 01 फिलोसॉफी एंड थ्योरी, 016 इंडेक्सेस है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज है, कैटालॉग्स हैं, वो है। फिर आता है 018 में आता है मेथडोलॉजी है। फिर 0202 में क्या है? सिनॉप्सिस है, आउटलाइन है, गाइड है, मैनुअल है, हैंडबुक भी आती है इसके अंदर। कहती है हैंडबुक और ऐड कर लेना इसमें, हैंडबुक। ठीक है, 0202 के अंदर सिनॉप्सिस है, आउटलाइन है, गाइड है, हैंडबुक है, मैनुअल वगैरह आती है। फिर आती है 0212 के अंदर आती है जैसे टेबल है, स्पेसिफिक है, मतलब फॉर्मूलाज हैं, स्पेसिफिक है, टेबल है, फॉर्मूलाज हैं और स्टैटिक्स हैं, जो ये आती है। ठीक है, 0218 है, उसके अंदर क्या आते हैं? स्टैंडर्ड्स आते हैं। 0218 के अंदर क्या आते हैं? स्टैंडर्ड्स आते हैं। 023, देखो 023 के अंदर आते हैं मतलब द सब्जेक्ट एज ए प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, हॉबी, मतलब आपका ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या है, हॉबी रुचि क्या है, प्रोफेशन आपका धंधा क्या है। तो ये मतलब आपके जो आपकी इच्छा के जो विषय हैं उनके बारे में आता है 023। फिर आता है 024 में आता है वर्क्स फॉर स्पेसिफिक टाइप यूजर्स। देखो 024 है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? वर्क्स फॉर स्पेसिफिक टाइप यूजर्स। इसका इम्पोर्टेंट ये है कि डीडीसी में जो ये 024 नंबर है इसका प्रयोग फेज रिलेशन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? फेज रिलेशन के रूप में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन 024 का प्रयोग, स्टैंडर्ड सब डिवीजन 24 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो फेज रिलेशन। और फेज रिलेशन भी कौन सा वाला? झुकाव जो दशा संबंध होता है, झुकाव दशा संबंध। झुकाव मतलब बायास इसको बोलते हैं। तो बायास जो फेज रिलेशन होता है उसके अंदर वर्क्स फॉर स्पेसिफिक टाइप यूजर्स नाम का जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आता है 025 के मतलब 025 में है डायरेक्टरीज
डायरेक्टरीज ऑफ पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टरीज ऑफ पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन 025 में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है 0272, 0272 में आता है पेटेंट, क्या था है पेटेंट। 272 के बाद 0294 क्या आता है 0294, 0294 मतलब प्राइस लिस्ट एंड ट्रेड कैटलॉग, क्या था है प्राइस लिस्ट एंड ट्रेड कैटलॉग आता है। फिर 03 के देखो ये 03 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इम्पोर्टेंट में कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 03 का तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 03 स्टैंडर्ड सब डिवीजन वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है डिक्शनरी है, कॉन्कॉर्डेंस है, एनसाइक्लोपीडियाज हैं, उनको 03 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 05 है उसका आता है सीरियल पब्लिकेशन, सीरियल पब्लिकेशंस में आता है जैसे जर्नल्स आती हैं, पीरियोडिकल्स आती हैं, ईयर बुक्स आती हैं, ये क्या होती है सीरियल पब्लिकेशंस में आती है, ठीक है। फिर आती है 06 में आती है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट या एसोसिएशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट या एसोसिएशन आती है 06 में। ये 07 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 03 और 07 दोनों एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। देखो मैं आपको बता दूं 07 का मतलब होता है स्टडी एंड टीचिंग, 07 का मतलब क्या है स्टडी एंड टीचिंग। फिर आता है 0272, 0272 का मतलब है रिसर्च, क्या होता है रिसर्च। और फिर आता है 079 के अंदर होता है जैसे स्कॉलरशिप है, कंपटीशन है, अवार्ड है, प्राइजेस है, ऑनररी टाइटल्स हैं, ये 079 के अंदर आते हैं। 09 के अंदर आते हैं हिस्टोरी एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, हिस्टोरी एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट। देखो एग्जाम में देखो 03 वाला और 07 और 03 डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया एंड कॉन्कॉर्डेंस ये पूछे जा चुके हैं। 07 स्टडी एंड टीचिंग, 07 स्टडी एंड टीचिंग ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं 024 की। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका प्रयोग वर्क्स फॉर स्पेसिफिक टाइप यूजर्स, मतलब 024 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क्स फॉर स्पेसिफिक टाइप यूजर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका प्रयोग है वो फेज रिलेशन, मतलब डीडीसी में फेज रिलेशन को दर्शाने के लिए 024 का प्रयोग किया जा रहा है। अब मैं इसी के साथ बता देता हूँ कि डीडीसी में फेज रिलेशन का प्रयोग है वो कब से किया जा रहा है। डीडीसी में जो है फेज रिलेशन का प्रयोग 14वें संस्करण से शुरू हुआ, जब से टेबल्स का प्रयोग शुरू हुआ है उसी के साथ फेज रिलेशन का भी प्रयोग शुरू हुआ है। तो फेज रिलेशन के लिए अगर पूछे तो 14वां एडिशन आएगा। और फोनेक शेड्यूल के लिए पूछे कि डीडीसी में फोनेक शेड्यूल कब लागू है, तो फोनेक शेड्यूल की बात करें तो 15वां भी आता है और 16वां, दोनों ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे। 15वां एडिशन भी मिलेगा और 16वां भी, कई जगह आप देखोगे 15वां कई जगह 16वां, लेकिन अगर एग्जाम में दोनों आते हैं 15वां और 16वां तो आपको करना है 15वां एडिशन, ठीक है। फोनेक शेड्यूल, फोनेक शेड्यूल क्या होता है इसके बारे में भी आपको मैं जानकर, वैसे आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फोनेक शेड्यूल का मतलब होता है देखो जिस प्रकार से ज्ञान में वृद्धि हो रही है, विज्ञान में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार नए नए विषय भी उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। अब जिस प्रकार से जो नए नए विषय उत्पन्न हो रहे हैं तो वर्गीकरण, नए नए विषय उत्पन्न हो रहे हैं तो उस विषयों से संबंधित बुक्स भी आ रही हैं। तो उन नई बुक्स को वर्गीकृत करने के लिए ऐसी मतलब वर्गीकरण पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो नई मतलब कि जो नए नए विषय आ रहे हैं, नए नए विषय से संबंधित बुक्स आ रही है उनको क्या कर सके वर्गीकृत कर सके। इसके लिए क्या किया जाता है फोनेक शेड्यूल का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे कुछ ऐसे विषय होते हैं जो मतलब दुर्लभ हो जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं, जिनका उपयोग ही मतलब न के बराबर हो जाता है, तो उनको इन वर्गीकरण पद्धति में से उन विषयों को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर जो नए विषयों की खोज हुई या नए विषयों के ऊपर बुक्स लिखी जा रही है उनको क्या कर लिया जाता है ऐड कर लिया जाता है, वो होता है फोनेक शेड्यूल। और फोनेक शेड्यूल का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 15वें एडिशन में और 15वें एडिशन के बाद लगातार डीडीसी में प्रयोग हो रहा है। लेकिन अगर 15वां न देकर अगर 16वां आएगा तो सिर्फ 16 ऑप्शन करना ही है, लेकिन 15 और 16 दोनों हो तो 15 करना है, ठीक है। और देखो 03 और 07 स्टैंडर्ड सब डिवीजन इसे क्वेश्चन पुट अप हो चुका है, इसलिए इनको अच्छी तरीके से याद रखना है। 03 डिक्शनरी का है और 07 स्टडी एंड टीचिंग का है। 024 इसका प्रयोग फेज रिलेशन के लिए हो रहा है, वर्क्स फॉर स्पेसिफिक टाइप यूजर। फेज रिलेशन में कौन सा बायस फेज रिलेशन, ठीक है, झुकावात्मक दशा संबंध, ठीक है। 01 फिलोसॉफी एंड थ्योरी इजी सा है। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, इनका प्रयोग है, इनकी विशेषता के बारे में बात करते हैं कि इनका प्रयोग कब से हो रहा है, कौन से संस्करण से इसका प्रयोग किया गया है, इनकी विशेषता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं।
बात करते हैं स्टैंडर्ड सब डिवीजन की विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? स्टैंडर्ड सब डिवीजन। देखो स्टैंडर्ड सब डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं मानक उपविभाजन। क्या बोलते हैं? मानक उपविभाजन। क्या बोलते हैं? मानक उपविभाजन। मानक उपविभाजन बोलते हैं स्टैंडर्ड सब डिवीजन को। इनके प्रयोग के बारे में देखो, इनका सर्वप्रथम प्रयोग है वो मेलविल ड्यूई ने क्या है कि शुरू से ही किया था। सही बात यह है कि मेलविल ड्यूई ने स्टैंडर्ड सब डिवीजन का है वो कब से प्रयोग शुरू किया था करना? एक्चुअल में देखा जाए तो द्वितीय एडिशन से। कौन से? डीडीसी के सेकंड एडिशन से इसका प्रयोग, लेकिन उसमें केवल इनका नाम चेंज था। स्टैंडर्ड सब डिवीजन नाम से तो इनका प्रयोग 17वें एडिशन से हो रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन की जगह में अगर एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि डीडीसी के अंदर कॉमन आइसोलेट सर्वसामान्य एकल की परिकल्पना कब दी गई? क्वेश्चन देखना एक बार, आप इस क्वेश्चन के बारे में पहले थोड़ा अध्ययन करें। देखो जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है इसको जिस प्रकार से सीसी के अंदर होता है कॉमन आइसोलेट। क्या होता है? कॉमन आइसोलेट। जिस प्रकार से सीसी में कॉमन आइसोलेट होता है उसी प्रकार डीडीसी में क्या होता है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन होता है। ठीक है, जिस प्रकार से सीसी में कॉमन आइसोलेट है उसी प्रकार डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिवीजन है। और जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है उसको अनेक नामों से क्या किया जा रहा है? इनका प्रयोग किया जा रहा है। देखो दूसरे संस्करण से लेकर 12वें संस्करण तक इनका नाम रखा गया था फोरम डिवीजन। क्या रखा गया था? फोरम डिवीजन। ठीक है, फोरम डिवीजन। फिर 2 से 12 तक फोरम डिवीजन रहा। फिर इसके बाद 13वें संस्करण के अंदर इसका नाम किया गया कॉमन सब डिवीजन। क्या किया गया? कॉमन सब डिवीजन। फिर 14वें संस्करण में इनका नाम किया गया बदल करके 14वें संस्करण में इनका नाम किया गया यूनिफॉर्म सब डिवीजन। यूनिफॉर्म सब डिवीजन। फिर 15वें और 16वें इन एडिशन में इनका नाम वापस क्या कर दिया गया? फोरम डिवीजन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फोरम डिवीजन कर दिया गया। ठीक है, फिर 17वें एडिशन के अंदर 17वें एडिशन से लेकर के अब तक जो 23वां एडिशन आ रहा है वहां तक इसको किस नाम से जाना जा रहा है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन। सब डिवीजन। ठीक है, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर मैं ये पूछूं कि डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग कब से शुरू किया गया है तो वो किया गया 17वें एडिशन से। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 17वें एडिशन। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डीडीसी में सर्वसामान्य एकल, देखो स्टैंडर्ड सब डिवीजन को किस नाम से जाना जाता है? कॉमन आइसोलेट के नाम से। तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डीडीसी में सर्वसामान्य एकल, सर्वसामान्य एकल, सर्वसामान्य एकल यानी कॉमन आइसोलेट। ठीक है, कॉमन आइसोलेट की परिकल्पना कब से दी गई? कब से दी गई? देखो डीडीसी में जो कॉमन आइसोलेट है उसकी परिकल्पना कब से दी गई? तो वो दी गई थी डीडीसी के जो सेकंड एडिशन था उसमें, सेकंड डीडीसी के द्वितीय संस्करण में। कौन से संस्करण में? द्वितीय संस्करण में। अब ये द्वितीय संस्करण कब आया था? ये आया था 1885 में। एग्जाम में देखो क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि डीडीसी में सर्वसामान्य एकल की अवधारणा है वो कब दी गई। देखो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा कर क्या आएगा? एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि डीवी महोदय ने सर्वसामान्य एकल की परिकल्पना कब दी। अब देखो द्वितीय संस्करण आया 1885 में, इसी द्वितीय संस्करण में सर्वप्रथम डीवी महोदय ने सर्वसामान्य एकल की परिकल्पना दी। देखो जो ये फोरम डिवीजन है, कॉमन सब डिवीजन है, इन सभी को एक्चुअल में देखा जाए तो ये किसका रूप है? कॉमन आइसोलेट का। किसका है? इन सभी को एक नाम से पुकार सकते हैं, कॉमन आइसोलेट। ठीक है, बस शर्त ये है कि इस कॉमन आइसोलेट की जगह इनका नाम
कई जगह फॉरम डिवीजन कर दिया, कई जगह कॉमन सब डिवीजन कर दिया, कई जगह यूनिफॉर्म कर दिया, फिर फॉरम कर दिया, फिर स्टैंडर्ड सब डिवीजन कर दिया। ठीक है, तो इसलिए अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डीवी महोदय ने सर्वसामान्य एकल की परिकल्पना कब दी, तो वो आएगा 1885 में। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। डीवी महोदय ने सर्वसामान्य एकल की परिकल्पना कब दी? 1885 में। और सर्वसामान्य एकल की परिकल्पना का प्रयोग डीडीसी के कौन से संस्करण में किया? तो द्वितीय संस्करण में। और वो किस नाम से किया? वो क्या था? फॉरम डिवीजन के नाम से। किस नाम से किया था? फॉरम डिवीजन के नाम से। ठीक है, डीवी महोदय ने सर्वसामान्य एकल की जो अवधारणा है उसका प्रयोग फॉरम डिवीजन के नाम से सर्वप्रथम द्वितीय संस्करण में 1885 में किया था। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं? अब बात करते हैं, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान समय में कोलन क्लासिफिकेशन के कॉमन आइसोलेट के समानार्थी डीडीसी में क्या है? तो वह है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। या स्टैंडर्ड सब डिवीजन के समानार्थी कोलन क्लासिफिकेशन में क्या होता है? जिस प्रकार कोलन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट होता है, उसी प्रकार डीडीसी में क्या होता है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके योजक चिन्ह की। डीडीसी जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है उसके लिए योजक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह के रूप में किया जाता है? शून्य का प्रयोग। गौर करने वाली बात है, जितने भी अभी आपने स्टैंडर्ड सब डिवीजन देखे थे, जैसे 01 है फिलोसॉफी एंड थ्योरी है, 03 है डिक्शनरी है, एनसाइक्लोपीडिया है, 0202 है, 0212 है, जैसे 0212 का टेबल है, टेबल स्पेसिफिक फॉर्मूला स्टैटिक्स वगैरह था ना 0212 का। तो जितने भी आपने स्टैंडर्ड सब डिवीजन देखे थे 01 से लेकर के 09 तक, सभी के आरंभ में एक शब्द जुड़ा हुआ था, एक अंक जुड़ा हुआ था, वो था 0, शून्य। तो मतलब इसका मतलब यह है कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन का बिना शून्य के प्रयोग नहीं किया जाता। स्टैंडर्ड सब डिवीजन को किसी डीडीसी के किसी भी क्लास नंबर के साथ जोड़ा जा सकता है, बस जोड़ने के लिए उसमें 0 की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डीडीसी के अंदर किसी भी क्लास नंबर में स्टैंडर्ड सब डिवीजन को जोड़ने के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाता है? वो किस किया जाता है? शून्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहां पर एक ऑप्शन में क्या आएंगे? शून्य आ जाएगा, एक जगह 00 आ जाएगा, एक जगह जैसे 01 आ जाएगा, कई जगह 0 100 आ जाएगा, तो इस मतलब 100 आ जाएगा, तो ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। तो उसमें उत्तर क्या होगा हमारा कि 0 की स्टैंडर्ड सब डिवीजन को क्लास नंबर में किसके साथ जोड़ा जाता है? 0 के साथ। इसी तरह एरिया टेबल, जो देखो स्टैंडर्ड सब डिवीजन वाली है वो कौन सी टेबल है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन वाली है वो तो है टेबल फर्स्ट। कौन सी है? टेबल फर्स्ट। अब बात करते हैं टेबल सेकंड की। टेबल सेकंड में क्या आता है? एरिया टेबल आती है। ठीक है, क्या आती है? एरिया टेबल आती है। स्टैंडर्ड सब डिवीजन कंप्लीट है। स्टैंडर्ड सब डिवीजन में इससे बाहर देखो कोई पर्सन क्वेश्चन पुट अप नहीं होगा। तो दूसरी आती है हमारी एरिया टेबल। देखो टेबल 2 है, वो है एरिया टेबल। ठीक है, अब एरिया टेबल है वो किसके सहायता से जोड़ी जाती है? वो जोड़ी जाती है 09 के। मतलब एरिया टेबल है वो, एरिया टेबल को किसी भी डीडीसी किसी भी क्लास नंबर में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 09 का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो टेबल है, टेबल संख्या 3, 4, 5, 6 और 7, जो ये टेबल्स है इनको जोड़ने के लिए क्या होते हैं? आवश्यक निर्देश होते हैं, और इन निर्देशों के अनुसार इन टेबल्स को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, देखो कई स्टूडेंट्स के ये फीलिंग्स आ रही है। देखो 3, 4, एक होती है 6 टेबल, 4 और देखो 4 में तो है भाषा के उपयोजन। क्या है? भाषा के उपयोजन। ठीक है, और एक 6ठी में है भाषा। अब इस दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि देखो 4 में भी भाषा है, 6 में भी भाषा है, तो एक साथ ही 2 को देने का मतलब क्या है? देखो जो ये 4 वाला जो ये भाषा का जो है इसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है साहित्य के लिए। किसका? मतलब कि साहित्य कौन सी भाषा से संबंधित है? तो साहित्य मतलब कि वर्गांक संख्या 400 लैंग्वेज वाला, और एक वर्गांक संख्या 800 जो लिटरेचर वाला। डीडीसी में
तो 400 नंबर बनता है और 800 नंबर। तो 400 और 800 के लिए जो टेबल है निर्धारित, तो वो कौन सी की गई है? टेबल संख्या 4। बाकी अगर जैसे मान लो भाषा के रूप में, जैसे मान लो किसी राष्ट्र को भाषाई राष्ट्र के रूप में बताना है, जैसे कि कई जगह होते हैं ना, जैसे सऊदी अरब होते हैं, उनमें उर्दू बोल जाता है, उर्दू मतलब कंट्रीज, तो उनके लिए जो है कंट्रीज वगैरह जो ये दर्शाने के लिए 6 नंबर का यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो जो ये फर्स्ट भाग है, देखो डीडीसी कितने भाग है? 3 भाग है। पहला भाग होता है टेबल वाला, दूसरा अनुसूची वाला और तीसरा होता है रिलेटिव इंडेक्स वाला। तो पहला भाग है उसमें टेबल कंप्लीट हो चुकी है हमारी, टेबल 7 कंप्लीट है। इसके अलावा हम एक बात करते हैं, टेबल जो आती है, जो इसका प्रथम भाग है, उसमें टेबल के जो आरंभ में हो तो इंट्रोडक्शन होता है, फिर टेबल आती है और टेबल के बाद आती है समरी। क्या आती है? समरी आती है। ठीक है, देखो समरी की बात करते हैं हम, पहले हम आएंगे यहाँ पर, देखो समरी की बात करते हैं। समरी एग्जाम में देखो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डीडीसी का जो प्रथम भाग होता है उनमें कितनी समरी दी जाती है, कितने संक्षेपक दिए होते हैं। देखो एग्जाम में हिंदी में पूछता है ज्यादा, कितने संक्षेपक दिए होते हैं। तो कितने संक्षेपक दिए होते हैं? 3 संक्षेपक दिए होते हैं। 3 संक्षेपक देखो कैसे दिए होते हैं, ये दिए होते हैं डीडीसी के जो टेबल वाली वो पार्ट होता है, उसके अंत के अंदर, अगर आपने कोटा ओपन में अगर प्रैक्टिकल क्लासेस ली होगी तो डीडीसी का जो फर्स्ट पार्ट टेबल वाला आता है, उसके अंत में खोल करके, अंत में अगर उसको खोल करके देखोगे तो 3 समरी मिलेगी आपको, 3 संक्षेपक मिलेंगे। तो पहला जो संक्षेपक होता है उसके अंदर 10 भागों के अंदर डिवाइडेशन होता है, फिर दूसरा होता है उसका अनेक 10 भागों में, और फिर उसका और अनेक छोटे छोटे 10 भागों में, मतलब 10 विभाजन प्रक्रिया होती है इन तीनों संक्षेपक। तो पहला संक्षेपक की बात करते हैं, संक्षेपक प्रथम की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर 10 विभाग कौन कौन से थे? तो 0 0 0, फिर होता है देखो 0 0 0, फिर है 100, फिर आता है 200, फिर आता है 300, फिर आता है 400, फिर आता है 500, फिर आता है 600, फिर आता है 700, फिर आता है 800, फिर आता है 900। ठीक है, 0 0 0 इसका मतलब तो होता है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन। क्या है? कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि इंफॉर्मेशन, देखो जो हमारी लाइब्रेरी साइंस है उसको बोलते हैं हम ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसलिए इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस वाला जो पार्ट आता है वो क्या था? 0-20 से रिप्रेजेंट करते हैं लाइब्रेरी साइंस को। तो वो किस में आता है? इसी 0 0 0 वाले के अंदर आता है। फिर 100 के अंदर कौन सा आता है? 100 के अंदर आता है फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी। देखो आपको ये याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बारे में अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। फिर 200 के अंदर आता है रिलीजन। क्या आता है? रिलीजन। ठीक है, फिर तीसरे के अंदर आता है सोशल साइंस। क्या आता है? सोशल साइंस आता है। 400 में क्या आता है? लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज आता है। 500 में क्या आता है? साइंस आता है। साइंस मतलब प्योर साइंस भी लिखा होता है, कई जगह साइंस भी लिखा होता है। फिर 600 में क्या आता है? 600 में आता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, 700 में आता है आर्ट एंड रिक्रिएशन, आर्ट एंड रिक्रिएशन मतलब कलाएं, ललित कलाएं जो होती हैं वो 700 में आती है। 800 में आता है लिटरेचर, साहित्य, लिटरेचर होता है साहित्य में। 900 में आता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। मतलब इस प्रकार से इनका क्या होता है? डिवाइडेशन होता है। ठीक है, देखो 0 0 में आता है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन। फिर 100 के अंदर आता है फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, 200 में रिलीजन, 300 में सोशल साइंस, 400 में लैंग्वेज, 500 में साइंस है, 600 के अंदर आता है टेक्नोलॉजी है, 700 के अंदर है आर्ट एंड रिक्रिएशन है, 800 के अंदर लिटरेचर और 900 के अंदर हिस्ट्री है।
फिर देखो इस 0 0 देखो, अब देखो पूरे मतलब कि इसमें संपूर्ण ज्ञान जगत को कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। संपूर्ण ज्ञान जगत 10। फिर इनमें से जैसे ये है तो इस क्लास नंबर को फिर 10 भागों में बांटेंगे। 10 भागों में कैसे? जैसे 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90, ऐसे करके इनको फिर 10 भागों में बांटेंगे। ठीक है, 0 0 होता है वो तो होता ही है, 0 0 0 कंप्यूटर साइंस होता है। फिर 0 10 के अंदर क्या आ जाएगा? 0 10 के अंदर आ जाएगी बिब्लियोग्राफी। क्या आ जाएगी? बिब्लियोग्राफी। फिर 0 20 के अंदर क्या आ जाएगी? 0 20 के अंदर लाइब्रेरी साइंस आ जाएगी। ठीक है, फिर 0 30 के अंदर एनसाइक्लोपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया मतलब जैसे एनसाइक्लोपीडिया में डिक्शनरी वगैरह वो आ जाएगी। 0 40 होता है वो खाली रहता है। 0 5 होता है उसमें सीरियल पब्लिकेशंस वगैरह आते हैं। और 0 60 होता है उसमें के अंदर पत्र पत्रिकाएं होती है जैसे जर्नलिज्म वगैरह आ जाती है। फिर 0 70 80 ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो ये देखो ये तो है प्रथम संक्षेपक। कौन सा है? प्रथम संक्षेपक। प्रथम संक्षेपक। ठीक है, प्रथम संक्षेपक इसके बारे में अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम द्वितीय संक्षेपक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें ऐसे वर्ग बनाए जाएंगे छोटे छोटे। 0 10 है, फिर 200 का बनेगा, 300 का। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो 300 का रहेगा, हम इसका अध्ययन करेंगे। एक इसका जो ये पूरा 600 तक वो मैंने बता ही दिया। जैसे 0 0 का है वो कंप्यूटर साइंस है। 0 10 का क्या बन जाएगा? बिब्लियोग्राफी। 0 20 का लाइब्रेरी साइंस है। 0 30 का बन जाएगा जैसे एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी वगैरह ये है। 0 50 सीरियल पब्लिकेशन। 0 6 का जर्नलिज्म वगैरह पत्रकारिता जो भी है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वो अगली क्लास में हम डिटेल से करेंगे इसका अध्ययन। फिर 0 30 300 है, इसको एक विस्तार से दिखना है। एक 400 में भी एक कुछ देखना है, जैसे 420 का होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, इम्पोर्टेंट नहीं। एक 500 वाला, तो 400 एक 500 और ये एक तीनों, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। ये तीन तो मैं देखने विस्तार से, बाकी के बारे में इतना कोई पूछा जाता नहीं है खास। लैंग्वेज वाला और लिटरेचर वाला ये दोनों सेम होता है। जैसे मान लो 420 में इंग्लिश लैंग्वेज होता है, उसी प्रकार 820 में इंग्लिश लिटरेचर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, काफ़ी धन्यवाद आज की क्लास में।